हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, हमारे टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2021 के लिए। मैंने आपके सामने अभी तक 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए 60 में से बचे हैं कितने, 40। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं जितने भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ ये सारे के सारे एसएससी सीएचएसएल कि जितने भी 2020 के क्वेश्चंस थे, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया और वहां से कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा के लाए हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको सीएचएसएल के भी मिलेंगे, कुछ सीजीएल के भी मिलेंगे, और साथ ही साथ कुछ मेंस के भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट वाइज आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या लिखा हुआ है, देखिए 3 साल और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 31:10 है। ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए आपसे क्या बोला गया है कि यहाँ पर CI 3 ईयर माइनस SI 3 ईयर, यानी इनके 3 साल का अंतर, और साथ ही साथ CI 2 ईयर माइनस SI 2 ईयर, इनके अंतर का आपको दिया हुआ है अनुपात। बोलिए क्लियर है? अनुपात कितना है? 31:10। अब देखिए आपको पता है कि अगर 3 साल की मैं बात करता हूं तो मैं यहां पर अंतर बोलता हूं 3B प्लस C को। बोलिए क्लियर है? और यहां पर अगर मैं 2 साल की बात करता हूं तो मैं इसे बोलता हूं B को। अब ये कहां से आया, तो उसके लिए आपको ट्री डायग्राम पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको CISI के वीडियोस में समझाया है। प्लेलिस्ट अगर आपने चेक किया तो वहां पर CISI का वीडियो आपको देखेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। यहाँ पर अगर ये प्रिंसिपल है तो ये A होता है, ये A होता है, फिर ये A होता है। इसके बाद यहाँ से R% लगता है तो ये B होता है, फिर R% मिलेगा तो ये B होगा, फिर R% मिलेगा तो ये B होगा, फिर R% मिलेगा तो B का R% C होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ तो अंतर केवल B होगा, पर अगर मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ तो अंतर 3B प्लस C होता है। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये जो B से C का रिलेशन है ये R% का ही होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि B की वैल्यू 10 है तो 3B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। और यहाँ पर 3B प्लस C 31 है, यानी C की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। बोलिए क्लियर? तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि B की वैल्यू अगर 10 है तो C की वैल्यू 1 है, यानी अगर ये 10 है तो ये 1 है। तो मुझे बताइए कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे 10% है, और यही तो हमारे ब्याज की दर है, यानी ऑप्शन B विल बी द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर मैंने आपको CI और SI के पूरे कंसेप्ट्स एकदम टाइप वाइज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको समझाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपके लिए। देखिए हमारे एडवांस मैथ्स के कोर्स, MPG के कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश कोर्स, ये सारे के सारे कोर्स क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर ऑनलाइन हो चुके हैं। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज में जाकर इन सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं बीच बीच में कहीं पर आपको कुछ कूपन कोड भी बताता रहूंगा। कूपन कोड भी बीच बीच में आपको फ्लैश होते रहेंगे, तो आप उनको भी देखते रहिएगा। उन कूपन कोड्स की मदद से आप 70% तक डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अगर आप इन कूपन कोड्स को लगाते हैं तो आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा। और कूपन कोड मिलेंगे कहाँ पर, तो इसी वीडियो के बीच बीच में कहीं पर मैं आपको कूपन कोड्स दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको कुल 5 कूपन कोड देने वाला हूँ। तो जो भी पहले देख रहे होंगे ऑब्वियसली वो जल्दी जाकर यूज़ कर सकते हैं, पहले आकर यूज़ कर सकते हैं ये 5 कूपन कोड, जहां पर आपको पूरे कोर्सेज, चाहे आप कोई भी कोर्सेज लेना चाहते हैं, वहां पर आपको 70% का ऑफ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए और ध्यान से देखते रहिए, कहीं पर भी बीच में कूपन कोड फ्लैश हो सकता है। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, देखिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति ₹10 प्रति वस्तु के हिसाब से 40 वस्तुएं खरीदता है। बोलिए क्लियर है? वह इसमें से कुछ वस्तुएं 25% के लाभ पर और बाकी वस्तुएं 10% की हानि पर बेचता है। इस लेन देन में उसे कुल 4% का लाभ होता है। उसके द्वारा हानि उठाकर बेची गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, और साथ ही साथ इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको अपनी सीरीज में भी कराए हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हम एलिगेशन का यूज करेंगे। कुछ वस्तुओं पर 25% का प्रॉफिट होता है प्लस 25%, कुछ वस्तुओं पर 10% का लॉस होता है माइनस 10, दोनों को मिलाकर होता है कुल मिलाकर 4% का प्रॉफिट। तो यहां से मुझे मिलेगा रेशियो किसका, प्रॉफिट में आने वाली चीजों का और लॉस में बेची गई चीजों का
रेशियो, यहां से रेशियो निकालूंगा तो ये 14 होगा और ये 21 होगा। ध्यान रखिएगा यहां पर जब मैं माइनस कर रहा हूं तो इनका अंतर देखता हूं मैं, -10 और 4 का अंतर कितना है, ये 0 है, ये -10 है और यहाँ कहीं 4 है, इनका अंतर कितना होगा, 14 का अंतर होगा। बोलिए क्लियर। और यहाँ 25 और 4 में 21 का अंतर होगा, 7 से काटेंगे तो 2:3, यानी जो मुनाफे में बेची गई वस्तुएं हैं उनका 2 अनुपात है और जो लॉस में बेची गई हैं उनका 3 अनुपात है, यानी कुल मिलाकर वस्तुएं कितनी बेची गई, 5। यहाँ पर बोला है 40, अगर 5 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 8 होगी और अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 8 दिया 24, यानी लॉस में बेची गई वस्तुएं कितनी है, 24। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 सेंटीमीटर व्यास वाली धातु को गोलाकार गेंद को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार बर्तन बनाया जाता है। बेलनाकार का मतलब बेलन यानी सिलेंडर। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। आगे क्या लिखा हुआ है, इसके लिए आवश्यकता गेंदों की न्यूनतम संख्या की गणना करें। देखिए कुछ छोटी छोटी गेंदों को पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया गया है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इन छोटी छोटी गेंदों का रेडियस कितना था, रेडियस नहीं, व्यास है यानी डायमीटर है, कितना था, डायमीटर था 2 सेंटीमीटर, यानी ऑब्वियसली रेडियस कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। जिस सिलेंडर को बनाया गया इसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है। तो अगर आप पिघलाकर कोई चीज बनाते हैं तो आपको क्या लगता है, आपको इन दोनों के वॉल्यूम को बराबर करना होता है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी गेंदें हैं, सब एक जैसी हैं, तो इन सभी का वॉल्यूम, तो यहाँ पर अगर n है तो n इंटू V1 यानी एक का वॉल्यूम इंटू जितनी भी वस्तुएं थी, और यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h। बोलिए क्लियर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr²h। तो यहाँ पर मुझे इसको इक्वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें पिघलाई गई हैं और जो नई वस्तु बनी है, इन दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए। गोले का वॉल्यूम क्या होता है, गोले का यानी स्फीयर का 4/3 πr³। बोलिए क्लियर है, इक्वल्स टू, यहाँ पर इस सिलेंडर को अगर मैं देखूंगा तो ये होगा πr² इंटू h। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर n भी था तो मुझे इस n की ही वैल्यू निकालनी है। चलिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर गोले की जो स्फीयर थी उनकी रेडियस कितनी थी, 1, तो यहाँ पर ये 1 ही हो जाएगा, 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा n इंटू 4/3 इक्वल्स टू, यहाँ पर r² का मतलब 6 इंटू 6 इंटू h का मतलब 5। आई होप आपको ये समझ में आया। 4 से काटिएगा इसे 2 से, कितनी बार में, ये 3 बार में कटेगा और ये भी 3 बार में कटेगा, और फिर 3 का गुणा कर दीजिएगा तो n कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 × 5। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई आपको। चलिए अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 तिया 9 इंटू 3, 9 तिया 27। बोलिए बात समझ में आई, और इंटू 5, तो मैं क्या बोलूँगा, 27 इंटू 5 यानी 135। ये होगी मेरी गोलों की संख्या, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। यानी मुझे 135 छोटे छोटे गोले चाहिए होंगे एक सिलेंडर बनाने के लिए। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस का क्वेश्चन था, अगर आपने एडवांस मैथ्स पढ़ी है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या लिखा है। अगर एक घन के प्रत्येक कोण को 10% की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए आपको बोला है एक घन क्या होता है, घन होता है एक क्यूबॉइड। यहां पर इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट सब बराबर होता है। देखिए एरिया जो होता है ना, एरिया एक्चुअली होता है a² के फॉर्म में, a² नहीं होता है, ये होता है 6a² के फॉर्म में। और यहां पर ध्यान देंगे तो वेरिएबल केवल a² है, 6 कांस्टेंट रहता है, तो जो भी परसेंटेज चेंज होगा वो a² के कारण होगा। यानी मैं बोलूं अगर 10% बढ़ा है तो 6 इंटू a में इस पर भी 10% बढ़ेगा, इस पर भी 10% बढ़ेगा, यानी ये भी 110% हो जाएगा और ये भी 110% हो जाएगा। या मैं ऐसा बोलूं ये 10 से 11 हो जाएगा और ये भी 10 से 11 हो जाएगा। बोलिए क्लियर, ये हो जाएगा 6 इंटू 100
और ये हो जाएगा 6 इंटू 121। अब देखिए जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज रहने दें, 100 से 121 हो गया, कितना बढ़ा 21%। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कांस्टेंट का फर्क नहीं पड़ता जब भी आप एरर कैलकुलेशन करते हैं तब। बोलिए क्लियर, बात समझ में आ गई आई होप आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन क्या है देखिए। ए किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा कर सकता है, बी कुछ स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा करने में 45% ज्यादा दिन लगते हैं। यानी इसको ऐसा समझे कि अगर ए किसी काम को 100 दिन में कर सकता है तो बी उसी काम को 145 दिन में करेगा। बोलिए मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, पर मुझे एग्जैक्टली ये भी नहीं पता है कि कौन कितने दिन में कर सकता है, तो मैं यहाँ पर जस्ट ऐसा मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इनका रेशियो निकालूंगा और उस रेशियो को पलट दूंगा तो वो आ जाएगी इनकी इफिशियंसी का रेशियो, यानी इनकी क्षमता का रेशियो। जैसे यहाँ पर अगर ए 145 करेगा तो बी 100 काम करेगा। ध्यान रखिएगा ये जो रेशियो है ये टाइम का है, ये किसका है, टाइम का, और ये जो रेशियो है ये किसका है, इफिशियंसी का। तो यहाँ पर होता क्या है, जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी से, इसलिए जस्ट यहाँ पर रेशियो रिवर्स हो जाता है। टाइम अगर 100 145 लग रहा है तो काम 145 100 के हिसाब से हो रहा होगा। बोले क्लियर है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसका रेशियो निकाल सकता हूँ। रेशियो निकालूंगा तो 5 से काटना पड़ेगा, 5 से काटूंगा तो ये कितना आएगा, देखिए 5 से काटूंगा तो 2 बार में 10 कटेगा, 4 बचेगा, तो ये 29 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए की इफिशियंसी, ए यानी एक दिन में 29 काम करता है तो बी एक दिन में 20 काम करता है। बोलिए मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, दोनों साथ मिलकर 58 डेज तक, दिनों तक किसी कार्य को करते हैं और शेष कार्य भी अकेला 29 दिनों में पूरा कर लेता है। देखिए पहले तो ये दोनों मिले, इन दोनों ने मिलकर काम कितना किया, 49। बोलिए क्लियर है। पहले तो ये दोनों मिले तो ये क्या काम कितना करेंगे, 49। अगर एक दिन में 29 काम करेगा, बी 20 काम करेगा, तो दोनों मिलकर 49 काम करेंगे। दोनों ने मिलकर 58 डेज तक काम किया। दोनों ने कब तक काम किया, 58 डेज तक काम किया। यानी इन्होंने कुल मिलाकर काम कितना किया, 2842, 2842, इतना इन्होंने काम किया। इसके बाद बी ने अकेले 29 दिन और काम किया। बी ने अकेले 29 दिन का मतलब देखिए वो एक दिन में 20 काम करता है, बी अकेले एक दिन में कितना काम करता है, 20। 29 दिन तक वो और काम करेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन होगा 580। बोलिए क्लियर। तो ये काम पूरा हो गया। अब देखिए काम पूरा कब हुआ, जब इन दोनों ने 58 डेज तक किया और फिर बी ने 29 दिन तक किया, तब जाकर ये काम पूरा हुआ है। यानी कुल मिलाकर काम कितना होगा, ये भी वही काम है और ये भी वही काम है। टोटल कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल काम कितना होगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। चलिए टोटल काम कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर 3422, ये आ गया आपका टोटल काम। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर ए अकेला इस कार्य को करना चाहे तो वह कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ये है टोटल काम, ए की इफिशियंसी कितनी है, 29। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी यानी 3422 अपॉन 29। बोलिए बात समझ में आई। इसको मैं 29 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, 118। यानी ए कितने दिनों में काम करेगा, 118। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। अगर आपको कंसेप्ट में कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज प्लेलिस्ट को फॉलो करें, वहां पर आपको सारे कंसेप्ट मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर संख्या 59A44B कितने नंबर्स हो गए, ध्यान रखिएगा 6 नंबर्स हो गए ना, 36 से विभाजित हो तो a प्लस बी का अधिकतम मान डैश होगा। देखिए मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, चलिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले तो नंबर समझ लेते हैं। 59A44B ये एक नंबर है, ये 36 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये 4 से भी होगा और ये 9 से भी होगा। 4 का नियम क्या बोलता है, आखिरी के दो अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। अब देखिए आखिरी के 2 अंक का मतलब 40 भी 4 से डिवाइड होता है, 44 भी 4 से डिवाइड होता है और 48 भी 4 से डिवाइड होता है। यानी बी के लिए तो मेरे पास कितने केस आ गए, 3 केस आ गए। बी की इन 3 वैल्यूज में से कुछ एक हो सकता है। हालांकि मुझसे अधिकतम पूछा है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 80 आंसर होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है यहाँ पर ए की वैल्यू 0 आ जाए और यहाँ पर बी की वैल्यू, यहाँ पर ए की वैल्यू 5 आ जाए, तो a प्लस बी
यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इस बात से बिल्कुल वो मत करिएगा कि कौन सा नंबर ज़्यादा है कौन सा छोटा है, जब तक बी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ जाती तब तक, सॉरी ए की जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ जाती तब तक। चलिए अब पीछे का नंबर अगर मैं पूरा लिख लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 59A440, ये हो जाएगा 59A444 और ये हो जाएगा 59A448। बोलिए क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सारे अंकों का योग। तो देखिए 5944 सबको जोड़ना पड़ेगा, 5 और 9 14, 14 4 18, 18 4 22, तो ये कितना हो जाएगा 22। बोलिए क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक तो सब कुछ सेम था, यहाँ पर 4 और जुड़ गया तो मैं 22 में 4 और जोड़ देता हूँ, इसको क्या बोलूँगा, ये हो जाएगा 26। फिर इसमें 4 और जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर सबके साथ प्लस ए भी है, सबके साथ प्लस ए है, ए को भी तो गिनना पड़ेगा ना, वो भी तो नंबर में ही है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सी संख्या है जो कि 9 से डिवाइड होगी ए की कौन सी वैल्यू रखने पर। देखिए ए की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ए की क्या वैल्यू रखूंगा कि ये 9 से डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे 5। बोलिए हाँ, तो जैसे ही मैं 5 रखता हूँ तो ये 27 हो जाएगा और 27 यानी 9 से भाग होने लगेगा। तो यहाँ पर एक वैल्यू ए की आ चुकी, कितनी आएगी 5। अगर यहाँ पर ये 0 होगा तो ए की वैल्यू होगी 5। अब यहाँ पर देखते हैं, ये है 4 यानी 26, यानी ए की वैल्यू कितनी रखूंगा कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो 1, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 1 हो गई। दूसरा यहाँ पर 8 है, देखिए 30, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी रखूंगा 6, तभी तो 9 से डिवाइड होगा 36 के टेबल में, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी 6। तो अब देखिए अधिकतम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, तो देखिए 5 और 0 ए प्लस बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये अधिकतम नहीं है। 1 और 4 ये 5 हो जाएगा, ये भी अधिकतम नहीं है। 6 और 8 14, ये ही दोनों अधिकतम है। ए प्लस बी अधिकतम कहाँ है, यहाँ पर, तो ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। ए और बी की अधिकतम वैल्यू 14 होगी। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि अधिकतम वैल्यू पर ए की वैल्यू कितनी है तो 6 होगी, बी की वैल्यू कितनी है तो 8 होगी। कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे, तो मैं बोल सकता हूँ 3 पॉसिबल पेयर बनेंगे। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर या संभव युग्म की संख्या भी पूछ लेता है, युग्मों की संख्या भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 साल बाद एक निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रमशः 820 और 8820 है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की गई है तो ब्याज की वह दर क्या है। देखिए आपसे बोला है कि 2 साल के लिए CI जो है, CI फॉर 2 ईयर्स, ये आपको बताया कितना 820, और अमाउंट यानी मिश्र धन अमाउंट फॉर 2 ईयर्स ये कितना बताया 8820। तो आप यहां से इजीली बता सकते हैं कि आपका प्रिंसिपल 8000 रुपए रहा होगा। बोलिए बिल्कुल सही है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब यहाँ पर या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 6%, 8%, 10% होगा, कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्या करने का है, कुछ नहीं करने का है, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लेते हैं। ये कितना है 8000 और ये है 8820। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और कितने से कट सकता है तो आप इसे 2 से और काट लीजिए, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। तो देखिए क्योंकि 2 साल की बात है तो ये किसी ना किसी के स्क्वायर हैं, ये है 20 और ये है 21 का स्क्वायर। बोलिए क्लियर, यानी पहले साल 20 रुपए से 21 रुपए हुआ, बढ़ा कितना 1 रुपए, 20 में 1 रुपए बढ़ा, यानी परसेंटेज कितना आएगा 1/20 गुणित 100, यानी 5% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑल्दो ये क्वेश्चन इतना लंबा था ही नहीं, अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की हुई है तो इस क्वेश्चन का आप देखकर आंसर बता सकते थे कि 8000 रुपए 8820 हो गए, तो ऑब्वियसली 10% से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है, वो भी 2 साल में, तो ऑब्वियसली हर साल 5% के हिसाब से बढ़ा होगा, तो वही हम सीधा आंसर टिक लगा के आ जाते। बोलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या लिखा हुआ है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन 36 सेकेंड में एक विद्युत पोल को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक खंबा है, उसको एक ट्रेन पार करने वाली है। ट्रेन की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, और कितने सेकंड लेती है तो टाइम लेती है 36 सेकेंड्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपसे पूछी गई है ट्रेन की लंबाई, यानी आपसे डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम।
पर ध्यान रखिएगा स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, टाइम है सेकंड्स में, तो किसी एक में चेंज करेंगे, ऑब्वियसली मीटर्स में ही चेंज करना पड़ेगा। तो आप करेंगे 72 इंटू 5/18, ये अब हो चुका है मीटर पर सेकेंड में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 सेकेंड से, ये कड़े आएगा 2 बार में, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 720 मीटर, और यही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि a अनुपात b 3:5 है और b अनुपात c 2:3 है, तो समानुपात a अनुपात b अनुपात c का निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। आपको सीधा सीधा a रेशियो b दिया हुआ है 3:5 और b रेशियो c दिया हुआ है 2:3। आपको रेशियो निकालना है a रेशियो b रेशियो c, कितना होगा, तो ये हो गया 6, 10, 15, 6, 10, 15। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हर बार बस टफ क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, इन पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपने सारे सिंपल क्वेश्चंस भी बना लिए, यानी आपने 25 में से 20 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजीली बना लिए हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चंस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टफ क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। बाकी 20 क्वेश्चंस इसी लेवल के होंगे, थोड़े बहुत आगे पीछे, जैसे हमने पहले भी कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी देखे, इसी लेवल पर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या लिखा हुआ है। a प्लस बी बराबर 10 है, ए बी का 3/7 बराबर 9 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा। देखिए a प्लस बी की वैल्यू 10 है और यहां पर मुझसे बोला है a इंटू बी इंटू 3/7 बराबर 9, तो यहां पर 3 से 3 काट लीजिएगा और फिर गुणा कर लीजिएगा, तो a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 21। अब देखिए जैसे ये कंडीशन सामने आई ना, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको नंबर दिख रहे होंगे क्या, 7 और 3, तो यहाँ पर 7 3 21 होता है और 7 और 3 10 होता है। बोलिए क्लियर है, मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए a क्यूब यानी 7 का क्यूब कितना होता है 343, b क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना होता है 27। बोलिए क्लियर है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 370। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यूज अगर आप इजीली यहाँ से जज कर पा रहे हैं तो ऐसे ही कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी त्रिभुज ABC में DE जो है वो BC के समांतर है, जहां बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर हैं। AD बराबर 4 सेंटीमीटर, BD बराबर 8 सेंटीमीटर, AE बराबर 3 सेंटीमीटर, EC की वैल्यू आपको निकालनी है, EC की लंबाई निकालनी है। सबसे पहले ट्राइंगल समझ लें किस प्रकार से बना हुआ है। एक ट्राइंगल है A, B और C का, यहाँ पर BC के पैरेलल एक लाइन खींची गई है जिसे उसने बोला है DE। अब देखिए यहाँ पर बिंदु D कहाँ है, तो ये AB पर है, और उसके बाद बिंदु E कहाँ है, तो ये AC पर है। आपसे आगे बोला गया है कि AD बराबर 4, AD का मतलब आपसे सिर्फ ये वाली लंबाई के बारे में बात की गई है, AD यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 4 है। आगे बोला है BD बराबर 8, देखिए BD यानी ये वाली लंबाई 8 है। आगे क्या बोला है AE कितना है, AE बोला है 3, तो आपसे आगे क्या पूछा है EC, इसकी लंबाई आपसे पूछी है। बोलिए क्लियर है। तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ पर 2 सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे। एक ट्राइंगल होगा ADE का और एक बड़ा वाला ट्राइंगल ABC का। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये वाला इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और उसके बाद ए एंगल तो कॉमन है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई आपको। तो यहाँ से आपको इतनी बात समझ में आ गई है अगर, तो अब आप सीधा इस क्वेश्चन से डील कर सकते हैं कैसे, इनका साइड्स का रेशियो देखकर, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो रेशियो क्या होगा, तो देखिए AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। अब देखिए AD कितना दिया है 4, AB कितना है, ध्यान से देखिए AB कितना है 12, इक्वल्स टू AE कितना है, AE है 3, तो AC कितना होगा, पहले AC निकाल लेते हैं, ये भी सही है। बोलिए क्लियर, यहाँ से 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 9। अगर AC की वैल्यू 9 है, यानी ये अगर पूरा 9 सेंटीमीटर है, तो इसमें से ये 3 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। EC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर।
दूसरा आप यहाँ से रेशियो भी कंपेयर कर सकते थे, ये जस्ट यहाँ से डबल हुआ तो ये भी यहाँ से जस्ट डबल हो जाएगा। इस तरीके से भी हम देख सकते थे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या बोलता है। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं AP और AQ खींची जाती हैं। यदि एंगल PAQ 80 डिग्री है तो एंगल POQ का मान ज्ञात करिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे बोला है एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है A, यहां से मैंने दो स्पर्श रेखाएं खींची। स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? टेंजेंट, जो जस्ट इसे टच करके जाएंगी, सर्कल को जस्ट टच करके जाएंगी। सपोज यहां पर है पॉइंट A, ये है P और ये है Q। अब देखिए यहां पर था सेंटर हमारा O से अगर मैं P की तरफ लाइन खींचता हूं तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है और यहां से भी ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सेंटर से टेंजेंट पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये वाला एंगल आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब देखिए इसको आप ध्यान से देखेंगे तो एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सारे कोणों का योग 360 होता है, जिसमें से 90 और 90 180 तो ये हो चुका, बचा हुआ 180 का खेल है और वो इन दोनों में होगा। तो देखिए इसके पास 80 है तो बचा इसके पास कितना? 100। बहुत ही सिंपल सा आंसर था, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगर आपको सही तरीका पता है और सही अप्रोच पता है। प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं ज्योमेट्री में, मैंने आपको हर टाइप की प्रॉपर्टी, हर टाइप के क्वेश्चंस ज्योमेट्री में करवाए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एडवांस मैथ्स का कोर्स आप ले सकते हैं, वहां पर मैंने पूरी एडवांस मैथ्स आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है। स्पेशली ज्योमेट्री तो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाई हुई है। हर टाइप के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कंसेप्ट क्वेश्चंस, सब कुछ मैंने आपके लिए वहां पर दे रखा है। तो जाके कोर्स जरूर चेकआउट करिएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या लिखा हुआ है। sin x माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स का मान ज्ञात करें। इसको ऐसा समझिए, अगर ये x है ये y है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बोलिए क्लियर है? यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि इसकी वैल्यू तो वैसे ही 0 है, तो यहाँ पर कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर कितना होगा? 0। इसका आंसर भी क्या होगा? 0। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया हुआ है। दी गई आकृति में सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? देखिए सबसे बड़ा वर्ग क्या होगा? सपोज इसको मैं A, इसका मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए। सपोज अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, इसके अंदर एक सर्कल है, फिर एक स्क्वायर है, फिर एक सर्कल है, फिर एक स्क्वायर है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर उसके अंदर सर्कल, फिर अंदर स्क्वायर, इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। आपसे पूछा है सबसे बड़े वाले स्क्वायर और सबसे छोटे वाले स्क्वायर के बीच के एरिया का जो भी रेशियो है वो निकालें। बोलिए क्लियर है? ये बात आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन से अप्रोच कैसे करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि जब भी मैं बात करता हूँ एक स्क्वायर के अंदर सर्कल की, तो स्क्वायर के अंदर सर्कल कहने का मतलब क्या होता है कि अगर ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड A है और इसके अंदर एक सर्कल है, तो इस सर्कल का जो डायामीटर होगा वो A होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? A/2 हो जाएगी। ये भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो पहली बात तो ये कि यहां से मुझे जो चीज पता चली वो क्या, कि अगर मैं बात कर रहा हूं इस स्क्वायर और इस सर्कल के एरिया की रेशियो की, मैं बड़े वाले स्क्वायर और इसके अंदर जो सर्कल है उसकी बात कर रहा हूं, तो इनका रेशियो क्या होगा? तो देखिए स्क्वायर का रेशियो, स्क्वायर का एरिया तो A स्क्वायर होता है। बोलिए क्लियर है? और यहाँ पर इसका रेशियो क्या निकलेगा? तो ये रेशियो निकलेगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है? A/2 का होल स्क्वायर है। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये होगा कि ये हो जाएगा A स्क्वायर रेशियो पाई A स्क्वायर अपॉन 4, और A स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 रेशियो पाई। ये अभी अभी मैंने किसका रेशियो निकाला? ये मैंने रेशियो निकाला है इस स्क्वायर और इस सर्कल का, स्क्वायर और उसके अंदर का जो सर्कल है उसके एरिया का रेशियो होगा। ये अगर 4 होगा तो ये पाई होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं बात करता हूं एक सर्कल के अंदर स्क्वायर की, सर्कल के अंदर का स्क्वायर। अब यहां पर इन दोनों में अंतर आपको समझ में तो आ रहा होगा। यहाँ स्क्वायर के अंदर सर्कल था, यहाँ सर्कल के अंदर स्क्वायर है। ये अगर मैं इसका डायगोनल बनाता हूं तो स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो होता है √2a।
बोलिए हाँ। और यही इस सर्कल का डायमीटर है। तो देखिए स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, ये है √2a। तो यहां पर ये a होगा, ये a होगा, तब तो ये √2a है। पर ये जो √2a है वो इस सर्कल के लिए क्या है, डायमीटर है। इस सर्कल के लिए डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या होगा, तो सर्कल का रेडियस होगा यहां पर क्या होगा, √2a/2। ये इस सर्कल का रेडियस है। अब मैं एरिया का रेशियो निकाल रहा हूं, अब मैं वापस एरिया का रेशियो निकाल रहा हूं। किसके एरिया का रेशियो, सर्कल और उसके अंदर वाले स्क्वायर का। तो सर्कल का एरिया कितना होगा, ये होगा πr²। r कितना था, ये a/√2 का होल स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर कैसे, ये √2 से 2 कट जाएगा और √2 बचेगा इसका। और ये जो आपका अंदर वाला स्क्वायर था इसका, ये कितना होगा, a²। बोलिए क्लियर है, बात समझ में। तो यहाँ से रेशियो कितना निकलेगा, तो देखिए ये a² से a² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा π/2। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एक स्क्वायर बनता है, उसके अंदर एक सर्कल बनता है, उसके अंदर एक और स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पर इस बड़े वाले का रेशियो, इस बड़े वाले का 4 है, तो इस सर्कल का पाई होगा और इस सर्कल के अंदर का जो स्क्वायर होगा उसका 2 होगा। बात समझ में आ रही है। इस बड़े वाले का अगर ये 4 होगा तो सर्कल का पाई होगा, तो इसके अंदर वाले स्क्वायर का 2 होगा। ऐसे ही सेम सिचुएशन, अगर ये 2 है तो इसके अंदर वाला और ये उसका भी आधा होगा, यानी ये 1 होगा। यानी सबसे बाहर वाला और सबसे अंदर वाले का रेशियो क्या होगा, 4:1। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, एडवांस मैथ्स के कोर्स में मैंने ये बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, हर एक रेशियो निकाल कर आपको वहाँ पर बताया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चंस। ये तो बस पलक झपकते देखने के क्वेश्चन थे, बाकी आपको ये वहाँ पर भी मैंने ये सारी चीज़ें इतनी बार कराई हैं कि आपको याद हो गई होंगी कि स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर सर्कल और सर्कल के अंदर स्क्वायर, तो यहाँ पर रेशियो सीधा 2:1 का बनता है। फिर ये और कटेगा 2:1 में, तो ये हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 2:0.5 या 4:1। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो हर बार ये आधा होता जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि 24% एक एकल छूट 20% और x% के 2 क्रमागत छूट के बराबर है तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए आपसे बोला है कि एक डिस्काउंट है 24% का, ये इक्विवेलेंट है किसके, 20% और x% के डिस्काउंट के इक्विवेलेंट है। तो मुझे बताना है x की वैल्यू कितनी होगी। क्या वो 4% होगी, तो 4 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये 4 तो बिल्कुल नहीं होगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। चलिए अब यहाँ पर क्योंकि ये डिस्काउंट है तो ये दोनों ही माइनस में होते हैं। तो देखिए इसको मैं -20 बोलता हूँ, इसको मैं -x बोलता हूँ, और उसके बाद मैं बोलता हूँ क्या, प्लस -20 इंटू -x/100। इस तरीके से मैं इसको डील करता हूँ। और ये कितने के बराबर होना चाहिए, ये -24 के बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा -4। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -x और ये हो जाएगा +x/5। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो -4 इक्वल्स टू -4x/5 बचेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। यानी आपको जो अगला बट्टा है वो 20% के बाद 5% का देना पड़ेगा, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने फॉर्मली से बता दिया है तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या लिखा हुआ है। 18,144 रुपए 3 व्यक्तियों ABC में 3:5:8 के अनुपात में विभाजित करने पर B को प्राप्त धनराशि A की तुलना से कितनी अधिक होगी। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, सिंपल सा एकदम, 3, 5 और 8। बोलिए क्लियर। उसने पूछा है B को प्राप्त होने वाली राशि A की तुलना में कितनी अधिक होगी, तो सीधा सीधा आपसे 2 की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये देखें कि 5 3 कितना होता है, 5 3 होता है 8, 8 और 8 16। तो यहाँ पर मुझे 16 की वैल्यू पता है कितनी, 18,144। बोलिए क्लियर है, ये बात समझ में आई आपको। 18,144 को अगर मैं कितने से डिवाइड करूंगा, 16 से, तो कितना मिलेगा। देखिए 1 की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी 1 टाइम्स में जाएगा, फिर 1 टाइम्स में जाएगा, फिर 3 बार में और 4 बार में, तो ये 1134 मिलेगा।
बोले क्लियर। तो आपको 1 की वैल्यू पता है और आपसे 2 की वैल्यू पूछा है, आप इजीली बता सकते हैं 2 कितना होगा, तो ये होगा 2268। बोले क्लियर है, 2268 ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी भी त्रिभुज में कोण 1:2:1 के अनुपात में है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये समझें कि एक त्रिभुज में सारे कोणों का योग कितना होता है 180, और उनका अनुपात अगर 1:2:1 है यानी 1:2:1 यानी टोटल हो गए 4। 4 कितने के बराबर, 180 के बराबर है। अगर 180 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना मिलेगा, तो 1 की वैल्यू मिलती है 45। 1 की वैल्यू जैसे ही 45 मिलती है यानी एक एंगल है 45 का, दूसरा एंगल यानी 2 की वैल्यू 90 है, और तीसरा एंगल यानी फिर वापस है वैल्यू 45 की। बोली क्लियर है। तो ये एक प्रकार का कैसा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल, और वो भी आइसोसेलेस। यानी अगर ये साइड ए होगी, ये साइड ए होगी, तो ये साइड √2a होगी। इनका रेशियो निकालूंगा तो देखिए यहाँ पर 1 1 और 2 बीच में है, तो देखिए 45 के सामने वाली कितनी कितनी है, a। तो 45 यानी इसकी भुजा a रखूंगा, इसकी भुजा a रखूंगा, और ये होगा √2a। रेशियो निकालूंगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर होगा 1:2:1। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बनने चाहिए। दूसरी बात, अगर ये इस टाइप से नहीं होता तो क्या करते, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं बनता तो एंगल्स तो हमारे पास कुछ आते ही, हमें यूज करना होता साइन रूल का। साइन रूल क्या बोलता है, साइन रूल बोलता है साइन ए अपॉन स्मॉल ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी। बोलिए क्लियर है। तो यहां से मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूँ ना, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू स्मॉल बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू स्मॉल सी अपॉन साइन सी। मैं इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकता था। ए बी सी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, इनका रेशियो आएगा साइन ए साइन बी और साइन सी का। चलिए इनका रेशियो यानी साइन 45 क्या होता है, ये आ जाएगा साइन 45 रेशियो साइन 90 रेशियो साइन 45। बोलिए क्लियर है। ये हो जाता 1/√2, ये हो जाता 1, ये हो जाता 1/√2। इसको सॉल्व करते तो वापस आपको 1√2 और 1 ही मिलता। तो इस तरीके से भी मैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जा सकता हूं। अगर आपको इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट या मैं बोलूँ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता है, कोई ऊट पटांगी ट्रायंगल बनता है, तो आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है। निम्नलिखित में से किस संख्या को जोड़ने पर औसत 76 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये समझे कि 5 क्रमागत संख्याओं का मतलब, विषम संख्याओं का मतलब क्या होगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का मतलब होगा, एक अगर a होगी तो दूसरी a+2 होगी और तीसरी a+4 होगी। इसके पीछे 2 और होंगी। ये इस तरीके से 5 क्रमागत विषम संख्या मैंने जमा ली, जिनका एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होगा यानी a होगा। इसकी वैल्यू मुझे 75 दी हुई है, यानी अगला कौन सा होगा, अगला होगा 77 और उसके बाद कौन सा होगा 79। आपसे बोला है औसत 76 कब होगा, यानी औसत इन दोनों के बीच a+1 कब होगा, वो तब होगा औसत अगर कितने से बढ़ा है। तो देखिए औसत अगर आपका 1 से बढ़ा है तो आपकी संख्या कितने से बढ़नी चाहिए, आपकी संख्या 2 से बढ़नी चाहिए। 2 से बढ़ने का मतलब अगला नंबर कौन सा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 81। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जब आप 81 इसको लेंगे तो आपको ऑब्वियसली जो एवरेज आएगा वो सीधा सीधा a+1 या मैं आपसे बोलूं 76 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एवरेज आपने देखा है, पढ़ा है तो आपको बिल्कुल बन जाएगा। नहीं देखा, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। प्लेलिस्ट पर जाइए, क्रेजी जी की ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाइए, मैथ्स की प्लेलिस्ट डली हुई है, वहां पर मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस एवरेज में कवर किए हुए हैं। तो औसत का चैप्टर खोलिए, उसे पढ़िए, आपको ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या लिखा हुआ है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तीसरी संख्या है 100, तो एक संख्या इससे 25% अधिक है यानी 125 है, और दूसरी इससे 65% अधिक है यानी 165 है। आप इनको सिंपली 5 से काट लीजिएगा। 5 से काटेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 33, यानी रेशियो आएगा 25-33। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। बोलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
तो हम आ चुके हैं हमारे सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या लिखा हुआ है देखिए, यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 8 है तो इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए आपको पता है x प्लस 1/x, और यहाँ पर ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। आप क्या करें, ऊपर नीचे दोनों तरफ x से डिवाइड कर दें, तो यहाँ बचेगा 5 और ये हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस 6। मैंने क्या किया, मैंने इसे भी x से डिवाइड किया और इस पूरी इक्वेशन को भी x से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से एक x कट गया, यहाँ पर 1/x आ गया और यहाँ से x कट गया। तो यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 8 होती है। तो ये हो जाएगा 5/8 माइनस 6 यानी 5/2, और 5/2 का मतलब 2.5 होता है। हम सभी को पता है ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगेन अगर आपको कहीं पर भी एडवांस मैथ्स में कोई भी दिक्कत आ रही है तो एडवांस मैथ्स का कोर्स एप्लीकेशन पर ऑनलाइन हो चुका है, आप उसे जाकर ले सकते हैं। अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे CHSL का आखिरी वीडियो होगा, जहां पर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 81 से 100 पर डिस्कस करूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक कीप स्टडिंग। थैंक यू।